जस्टिस यशवंत वर्मा का सवाल है जो दिल्ली हाई कोर्ट के जज रहे हैं और जो इलाहाबाद को बिलोंग करते हैं, उनके खिलाफ जो ये सुनने में और समझने में आया कि सैकड़ों करोड़ रुपए जब उनके यहाँ आग लगी और उसके बाद रिकवर हुए। जजेस के रिमूवल की प्रक्रिया संविधान में दी गई है। जजेस को प्रूव्ड मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी के लिए हटाया जा सकता है। इसके अलावा जो प्रोसीजर है उसके लिए जजेस इंक्वायरी एक्ट बना हुआ है। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने उसे संसद के पटल पे रखा है, रखने की बात कही है, महाभियोग चलाने की बात कही है, तो एक गंभीर मामला है। नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं उज्जवल मिश्रा। जस्टिस यशवंत वर्मा के दिल्ली स्थित सरकारी आवास पर मिली नकदी के बाद अब उनके खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारी तेज हो गई है। सरकार मॉनसून सत्र में विपक्षी दलों का समर्थन जुटाकर महाभियोग लाने की योजना बना रही है। दिल्ली में जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी आवास पर कैश मिलने के बाद मामला लगातार गंभीर होता जा रहा है। केंद्र सरकार अब आगामी मॉनसून सत्र में उनके खिलाफ महाभियोग लाने पर विचार कर रही है। अगर जस्टिस वर्मा खुद इस्तीफा नहीं देते तो संसद में महाभियोग प्रस्ताव ही एकमात्र रास्ता होगा। सुप्रीम कोर्ट की इन हाउस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट तत्कालीन सीजेआई संजीव खन्ना को सौंपी थी। इसके बाद सीजेआई ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग चलाने की सिफारिश की है। जहाँ तक जस्टिस यशवंत वर्मा का सवाल है जो दिल्ली हाई कोर्ट के जज रहे हैं और जो इलाहाबाद को बिलोंग करते हैं, उनके खिलाफ जो ये सुनने में और समझने में आया कि सैकड़ों करोड़ रुपए जब उनके यहाँ आग लगी और उसके बाद रिकवर हुए, उस मामले में जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट को कहा, इंक्वायरी हुई और एक निष्कर्ष जो हम लोग प्राइमा फेसाई कहते हैं उसके अनुसार इन्होंने रिकमेंड किया कि हाँ, आगे इसके ऊपर कार्रवाई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या प्राइम मिनिस्टर चाहें तो कर सकते हैं। और उसके बाद जहाँ तक मेरी सीमित जानकारी है, ये इशू जो है हमारे राष्ट्रपति के पास पेंडिंग पड़ा है और राष्ट्रपति ने प्रोबेबली अब लोकसभा या राज्यसभा को ये मैटर भेजा जाएगा। ये इस मुद्दे के दो दृष्टिकोण हैं। पहला दृष्टिकोण है, चूंकि जो सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट के जजेस होते हैं वो प्रिविलेज्ड कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं, इसलिए जब तक कि उनका कॉन्स्टिट्यूशन का ये दर्जा समाप्त नहीं कर दिया जाता तब तक उनके अगेंस्ट में कोई एफआईआर या कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं हो जाती। इम्पीचमेंट का उद्देश्य एक ही होता है कि आज जो उनको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिविलेज या प्रायोरिटीज दी गई है उनको समाप्त करना और उसके बाद जो एफआईआर या जो साधारण व्यक्ति के खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के अंदर कार्रवाई होती है वो प्रारंभ करना। तो ये दो अलग अलग मुद्दे हैं। तो पहला मुद्दा तो ये है कि जो इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग है क्या वो पार्लियामेंट में पारित होएगी, और पार्लियामेंट में पारित का मतलब हुआ लोकसभा और राज्यसभा दोनों में, तो उसके बाद संभवतः कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग चलेगी। तो ये लंबा एक दौर है। सीजेआई संजीव खन्ना ने 3 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया था। इस समिति ने 4 मई को अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी। समिति में पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस शील नागू, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जीएस संदावालिया और कर्नाटक हाई कोर्ट के जस्टिस अनु शिवरामन शामिल थे। 22 मार्च को यह कमेटी गठित हुई थी। जांच तब शुरू हुई जब दिल्ली हाई कोर्ट के तत्कालीन जस्टिस वर्मा के आवास के स्टोर रूम से आग बुझाने के दौरान भारी मात्रा में कैश बरामद हुआ था। देखिए, अभी जो बात हो रही है उसमें ये निष्कर्ष पहुंचना मुश्किल है कि क्या सभी पॉलिटिकल पार्टीज, खासकर जो बड़ी पार्टियां हैं, वो यशवंत वर्मा को सपोर्ट करेगी या यशवंत वर्मा के खिलाफ रहेंगी। यदि सभी पार्टी सहमत होकर, जो बड़ी पार्टियां हैं और लोकसभा और राज्यसभा दोनों के अंदर सहमति से ये पास हो जाता है, तो इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग निश्चय ही पहली बार भारत के इतिहास में एक कंक्लूजन पर पहुंचेगी। और उसके बाद जैसा मैंने कहा कि एफआईआर और जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग है वो प्रारंभ किया जा सकता है। किंतु अभी के हिसाब से ये स्पष्ट नहीं है कि पार्लियामेंट में क्या रुख रहेगा, विशेषकर लोकसभा में
और राज्यसभा में, क्योंकि दोनों जगह जहाँ तक पॉलिटिकल पार्टी है उनके विचार स्पष्ट रूप से नहीं आए हैं और अभी समय लगेगा, क्योंकि अभी ये प्रारंभिक परिस्थिति के अंदर है। अभी तो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री इसके ऊपर इनिशिएटिव ले रहे हैं और जैसे जैसे आएगा, किंतु मेरे समझ में भी यशवंत वर्मा की इम्पीचमेंट का संभवतः वही निष्कर्ष निकलेगा जो पहले 5 या 6 जजेस के साथ था। 14 मार्च को जस्टिस वर्मा के सरकारी आवास के स्टोर रूम में आग लगी थी। आग बुझाते समय फायर ब्रिगेड और पुलिसकर्मियों को करोड़ों की नकदी मिली। इसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय ने 21 मार्च को अपनी रिपोर्ट सार्वजनिक करते हुए आरोपों की गहन जांच की सिफारिश की थी। उसी के बाद सीजेआई ने 3 सदस्यीय समिति बनाई। जस्टिस यशवंत वर्मा के घर मिले कैश बरामदगी के मामले में केंद्र सरकार अगले सत्र में महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रही है। यह महाभियोग प्रस्ताव सरकार तब ला रही है जब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने इन हाउस कमेटी की रिपोर्ट को प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के पास भेजते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही थी। अगर यशवंत वर्मा उससे पहले इस्तीफा नहीं देते हैं तो फिर हटाने के लिए महाभियोग प्रस्ताव सरकार लाएगी। अब देखना होगा इस फैसले के बाद क्या यशवंत वर्मा इस्तीफा देते हैं या फिर महाभियोग प्रस्ताव का सामना करते हैं। अब आपको बता दें कि सरकार अब तक कई जजों के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव ला चुकी है, लेकिन इनमें से कोई भी कार्यवाही अंतिम नतीजे तक नहीं पहुंच पाई। आइए देखते हैं इस पूरी प्रक्रिया पर एक रिपोर्ट। आगामी मॉनसून सत्र में जस्टिस यशवंत वर्मा को हटाने के लिए महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी जोरों पर है, लेकिन अब तक जिन न्यायाधीशों पर इस तरह के प्रस्ताव लाए गए हैं उनकी कार्यवाही आगे नहीं बढ़ सकी। ऐसे में जस्टिस वर्मा के खिलाफ लाया जाने वाला प्रस्ताव भी आसान नहीं होगा। तो मैं तो यही समझता हूं कि अगर एक रिपोर्ट इन हाउस कमेटी के आने के बाद अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने उसे संसद के पटल पे रखा है, रखने की बात कही है, महाभियोग चलाने की बात की है, तो एक गंभीर मामला है। दूसरा कि अब एक विस्तृत चर्चा करके एक देश को एक संदेश जाना चाहिए कि जुडिशरी है। अब तक जजों के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव के 6 मामले। जस्टिस जेबी रामास्वामी 1993 लोकसभा में यह प्रस्ताव लाया गया, लेकिन 2/3 बहुमत नहीं मिलने से विफल हुआ। जस्टिस सौमित्र सेन राज्यसभा में प्रस्ताव पास हुआ, लेकिन लोकसभा में जाने से पहले ही इस्तीफा हो गया। आरोप वित्तीय अनियमितता। जस्टिस जेबी पारदीवाला 2015 आरक्षण पर विवादित टिप्पणी के बाद प्रस्ताव का नोटिस हुआ, लेकिन टिप्पणी हटने के बाद मामला आगे नहीं बढ़ा। जस्टिस एसके गांगुली 2015 यौन उत्पीड़न का आरोप लगा, जांच में अपर्याप्त सबूत मिले, प्रस्ताव छोड़ दिया गया। जस्टिस सीबी नागार्जुन रेड्डी 2017 प्रस्ताव लाया गया, लेकिन आगे की कार्यवाही नहीं हुई। मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा 2018 विपक्षी दलों द्वारा मसौदा प्रस्ताव पेश किया, लेकिन यह आगे नहीं बढ़ पाया। करप्शन के मामले में हर एक पार्टी को, हर एक राजनीतिक दल को सामने खड़ा होना चाहिए, और ऐसे मामले में जहां पे कि हमें भरोसा होता है, क्योंकि इसी पार्लियामेंट से बनी हुई जो कानून है उस कानून का पालन कैसे होना है, और अगर हम पालन नहीं करते हैं और अगर जुडिशरी में अगर बैठे हुए वो लोग जो संवैधानिक पद पे बैठे हैं, जिनको हम एक भगवान के रूप में देखते हैं, एक जज को, अगर वो जज अगर करप्शन में लिप्त है तो मुझे लगता है कि न्याय कैसे मिलेगा, ये बहुत बड़ी बात है। और इसके लिए जो कानून बनाने वाले लोग हैं उनको एक विस्तृत चर्चा करके एक ऐसे हल को ढूंढना है जिससे कि देश की जनता को जुडिशरी में भरोसा बना रहे। दिसंबर 2024 में इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ भी महाभियोग प्रस्ताव लाने के लिए नोटिस दिया गया। अब राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ इस पर उच्च स्तरीय जांच समिति गठित कर सकते हैं। मामला तब सामने आया जब 2023 में विश्व हिंदू परिषद के एक कार्यक्रम में जस्टिस यादव ने कहा था, यह हिंदुस्तान है और देश बहुसंख्यकों के हिसाब से चलेगा। इस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया हुई थी। कानून के जानकार के माने तो जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ सरकार भले ही महाभियोग प्रस्ताव लाए, लेकिन उन्हें हटाना टेढ़ी
खीर होगी, क्योंकि अब तक जिन लोगों के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया गया है कि तो उनसे पहले वो इस्तीफा दे दिए हैं और ना तो किसी न किसी कारण से वह अंतिम मुकाम तक नहीं पहुंच पाया है। लेकिन अब देखना होगा कि सरकार जो कोशिश कर रही है कि सभी पार्टियों का इसमें समर्थन हासिल हो और इसे पास कराया जाए, क्या इसमें सफल हो पाती है या नहीं। महाभियोग के जरिए किसी जज को कैसे हटाया जाता है, इस प्रक्रिया के हर चरण को समझना जरूरी है। इस खास रिपोर्ट में हम आपको समझाते हैं। संविधान के अनुच्छेद 124(4), 217 और 218 में जजों को हटाने का प्रावधान है। संविधान के उल्लंघन, दुर्व्यवहार या अक्षमता के आधार पर संसद में महाभियोग प्रस्ताव लाया जा सकता है। लोकसभा में प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम 100 सांसदों के दस्तखत और राज्यसभा में 50 सांसदों के दस्तखत जरूरी होते हैं। सवाल उठता है कि महाभियोग की पूरी प्रक्रिया क्या है और इसे कौन चला सकता है। जजेस के रिमूवल की प्रक्रिया संविधान में दी गई है। जजेस को प्रूव्ड मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी के लिए हटाया जा सकता है। इसके अलावा जो प्रोसीजर है उसके लिए जजेस इंक्वायरी एक्ट बना हुआ है। उसका रीज़न ये था कि जजेस को प्रूव्ड मिसबिहेवियर के लिए हटाया जाता है, जो पहले उसे प्रूव करना पड़ता है। इसीलिए जजेस इंक्वायरी एक्ट आया, जिसके तहत इंक्वायरी होती है और इस इंक्वायरी होने से पहले जो प्राथमिक प्रक्रिया है वो इनिशिएट करने के लिए नोटिस ऑफ मोशन राज्यसभा में अगर 50 एमपीज हैं, उन्होंने मूव किया है तो राज्यसभा के चेयरमैन के पास जाता है, और अगर लोकसभा है तो 100 एमपीज के द्वारा नोटिस ऑफ मोशन होता है। जो नेक्स्ट स्टेप है, राज्यसभा का चेयरमैन या स्पीकर जो है लोकसभा का, वो उस नोटिस मोशन ऑफ मोशन को एडमिट भी कर सकता है और रिफ्यूज भी कर सकता है। लेकिन अगर हम जस्टिस वर्मा के केस संदर्भ में बात करें तो रिफ्यूज करने की संभावना कम है, क्योंकि जो मटेरियल है जिसके बेसिस पे एक्सेप्ट या रिफ्यूज होता है, वो मटेरियल इस केस में सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई इन हाउस कमेटी के रिपोर्ट में उन्हें इंडाइट किया गया है। उसके बेसिस पे नोटिस ऑफ मोशन जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को लिखा था, अगर उस संदर्भ में देखा जाए तो नोटिस ऑफ मोशन एडमिट होना ही चाहिए। और उसके बाद जिस भी हाउस में पहले होता है, उस हाउस के जो हेड है, जैसे राज्यसभा है तो चेयरमैन जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, और लोकसभा है तो स्पीकर, तो वो एक कमेटी का गठन करेंगे जिसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस या कोई जज, दूसरा हाई कोर्ट के किसी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे, और तीसरे मेंबर जो है वो एक ज्यूरिस्ट होंगे। इनके द्वारा इंक्वायरी की जाएगी और अगर वो इंडाइट करते हैं तब ये मोशन जो है हाउस में लाया जाएगा, और उसमें जो स्ट्रेंथ की जरूरत है, वोटिंग में जो जरूरत है, 2/3 ऑफ द मेजोरिटी प्रेजेंट एंड वोटिंग एंड दैट हैज टू बी हाफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। तो इसका मतलब है अगर 100 लोग हैं प्रेजेंट और उसमें से 75 लोग वोट भी कर देते हैं, जो 2/3 होता है, फिर भी उन्हें हटाया नहीं जा सकता, क्योंकि उसमें हाफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस भी होना जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के किसी भी जज के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया एक जैसी होती है। यह लंबी और जटिल प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 124(4), 218 और जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 के तहत चलाई जाती है। राष्ट्रपति इन हाउस कमेटी की रिपोर्ट पर अंतिम निर्णय लेते हैं, लेकिन अब तक भारत में किसी भी जज के खिलाफ महाभियोग प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी। अनुच्छेद 124(b) के तहत केवल प्रमाणित कदाचार या अक्षमता के आधार पर ही जज को हटाया जा सकता है। एड्रेस फॉर रिमूवल जो बोथ द हाउस है प्रेसिडेंट को भेजता है, और जजेस को जो गलत एक धारणा है, वो शब्द का प्रयोग किया जाता है, इम्पीच नहीं किया जाता है, जजेस को रिमूव किया जाता है, और वो राष्ट्रपति द्वारा जो उसके अपॉइंटिंग अथॉरिटी वही रिमूव करते हैं। इम्पीचमेंट जो होता है उसमें जैसे ही मोशन पास होता है पार्लियामेंट में, वैसे ही वो पोस्ट वैकेंट हो जाता है। जैसे राष्ट्रपति का इम्पीचमेंट होता है, उन्हें कोई रिमूव नहीं करता। यहाँ पे जजेस को हम रिमूव करते हैं। तो ये जो स्ट्रेंथ है, वो जो हाउस में जो मेजॉरिटी चाहिए रिमूवल के लिए, वही एक न्यायिक व्यवस्था में जो उनकी जो
इंडिपेंडेंस है वो बचाए रखने के लिए है। इससे पहले किसी भी जज का इम्पीचमेंट नहीं हो पाया है और जस्टिस सौमित्रा सेन के केस में जब वोटिंग की बात आई तो उन्होंने उससे पहले रिजाइन कर दिया, तो वोटिंग हुई नहीं। और जस्टिस रामास्वामी का केस हुआ था जिसमें जितने मेंबर प्रेजेंट थे सारे ने उनके खिलाफ वोट किया था, फिर भी उन्हें हटाया नहीं जा सका क्योंकि जो रिक्वायर्ड मेजोरिटी थी वो नहीं आ पाई थी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने एब्सटेन किया था वोटिंग से। न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया को काफी कठिन और गंभीर बनाया गया है। लोकसभा में 100 और राज्यसभा में 50 सांसदों के समर्थन से ही प्रस्ताव शुरू हो सकता है। यह पहला चरण होता है समर्थन जुटाने का। महाभियोग का प्रस्ताव संसद में आने के बाद स्पीकर 3 सदस्यीय जांच समिति बनाते हैं। इसमें एक न्यायविद, सुप्रीम कोर्ट के किसी जज या चीफ जस्टिस और हाई कोर्ट के किसी मुख्य न्यायाधीश को शामिल किया जाता है। यह समिति आरोपों की जांच करती है। आरोप साबित होने या खारिज होने पर रिपोर्ट स्पीकर और सभापति को सौंपी जाती है। फिर संसद में इस पर बहस होती है। अगर दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास हो जाता है तो राष्ट्रपति जज को पद से हटाने का आदेश जारी करते हैं। अगर जांच समिति की रिपोर्ट में आरोप गलत पाए जाते हैं तो प्रस्ताव वहीं खारिज हो जाता है, लेकिन अगर आरोप सही पाए गए तो संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति जज को पद से हटा सकते हैं। महाभियोग की प्रक्रिया केवल पद से हटाने तक सीमित रहती है। अगर भ्रष्टाचार या आपराधिक मामला बनता है तो उसकी अलग से जांच होगी। दोषी पाए जाने पर सीबीआई या ईडी जैसी एजेंसियां मुकदमा चला सकती हैं। जेल की सजा तभी संभव है जब आपराधिक अदालत में दोष सिद्ध हो जाए। महाभियोग प्रस्ताव लाने की प्रक्रिया काफी जटिल होती है। लोकसभा में पेश करने से पहले 100 सांसदों की अनुमति जरूरी है। वहीं राज्यसभा में पेश करने के लिए 50 सांसदों की अनुमति जरूरी है, तभी ये लोकसभा और राज्यसभा में पास होगा। और जब ये लोकसभा और राज्यसभा से पास हो जाएगा उसके बाद इसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा और राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद फिर उस जस्टिस को पद से हटाने का आदेश जारी किया जाता है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरा पर्सन धर्मेंद्र गौतम के साथ गोपाल कृष्ण। तो इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।